यह जो 3D व्यू है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैंने बनाया था, इसको अब साफ कर दिया। इसके बाद अब ये कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा तो यह व्यू। और इसी को देखकर आपको पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करना होगा हमेशा। देख, एट एनी पॉइंट on the screen, due to two source S1 and S2. स्क्रीन पर कोई सा भी पॉइंट मैंने लिया, एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन ड्यू टू दिस सोर्स S1 एंड S2, मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 is EO1 sin omega t, and electric field E2 is EO2 sin omega t plus del। अब ये कैसे लिखा है मैं समझाता हूं। देखिए, S1 से पॉइंट P1 की दूरी है x1, S1 से पॉइंट P की दूरी है x1 और S2 से पॉइंट P की दूरी है x2। एक वेव S1 से P तक चली और एक वेव S2 से P तक चली। इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस होएगा, and that path difference would be x2 minus x1। इस समय मैं ये बात मान लेता हूं कि S1 और S2 सेम फेज में है, दोनों से एक साथ वेव रेडिएट हो रही है। S1 से एक वेव पॉइंट P तक चलती है और S2 से एक वेव पॉइंट P तक चलती है। यह वेव x1 दूरी ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दोनों वेव अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए दोनों वेव में पाथ डिफरेंस होगा, एंड दैट पाथ डिफरेंस इज x2 माइनस x1। अब इस पाथ डिफरेंस की वजह से वहां पर एक फेज डिफरेंस होगा, एंड दैट फेज डिफरेंस वुड बी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और यह फेज डिफरेंस इधर दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन में। अब E1 इक्वल टू EO1 साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि सोर्स S2 नहीं होता, वहां पर सिर्फ सोर्स S1 होता और सिर्फ सोर्स S1 से लाइट वेव्स पॉइंट P तक पहुंच रही होती, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी हो रही होती। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड EO1 होता साइन ओमेगा टी, उसका फेस ओमेगा टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्वेशन? E2 इक्वल टू EO2 साइन ओमेगा टी प्लस जेड। इसका मतलब मान लीजिए सोर्स S1 नहीं होता, वहां पर सिर्फ सोर्स S2 होता और सिर्फ सोर्स S2 से वेव एमिट हो रही होती और वह वेव एमिट होकर पॉइंट P तक पहुंच रही होती, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी हो रही होती, EO2 साइन ओमेगा टी प्लस जेड। EO2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ड्यू टू सोर्स S2 और वह सोर्स S1 से डेल के फेस पर, वो डेल का फेस इधर से आया। अब हम कहते हैं कि वहां पर ऐसा नहीं है,
कि सिर्फ सोर्स S1 ही है या सिर्फ सोर्स S2 है। इनफैक्ट वहां पर तो दोनों ही सोर्स है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is the vector sum of E1 and E2। पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। और हम कहते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 जब हम ऐड करेंगे तो EO1 साइन ओमेगा टी प्लस EO2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। मैं इसको सॉल्व करने का तरीका एक और बार दिखाऊंगा, वो पर बाद में अलग से दिखाऊंगा। पहले इसको सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट आता है पहले उसको लिख देता हूं, फिर वो रिजल्ट कैसे आया वह लिखूंगा। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे we'll get electric field is EP sin omega t plus बीटा। हम कहते हैं पॉइंट P पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that resulting electric field would vary according to this equation. It's EP sin omega t plus beta. EP is electric field amplitude at point P and beta is the phase. Here tan beta is given by EO2 sin del upon EO1 plus EO2 cos del। And EP is given by EP square is equal to EO1 square plus EO2 square plus 2 EO1 EO2 cos del। मैं एक और बार अवश्य वह रिकॉल कराऊंगा कि यह कैसे आया है। यह मैंने कैसे लिखा था यह एक और बार जरूर बताऊंगा। इस इक्वेशन से मैं स्टार्ट करता हूं E इक्वल टू EO1 साइन ओमेगा टी, तो हमने ऐसा कैसे लिखा रहने दिया था। और यह जो दूसरी टर्म है EO2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को एक्सपांड कर देते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैं वह चीज लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं EO2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस EO2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल। EO2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। इस तरह से मैं लिख देता हूं। इस तरीके से लिखने के बाद फिर मैं क्या करता हूं,
साइन ओमेगा टी वाली टर्म कलेक्ट कर लेता हूं, EO1 प्लस EO2 कॉस डेल इंटू साइन ओमेगा टी, ये टर्म को कलेक्ट कर लेता हूं और EO2 साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा टी, इस तरह से लिख लेता हूं इसको मैं। इस तरह से लिखने के बाद नाउ व्हाट आई डू इज EO1 प्लस EO2 कॉस डेल, इसकी जगह मैं लिखता हूं EP कॉस बीटा। EO1 प्लस EO2 कॉस डेल, इसकी जगह मैं लिखता हूं EP कॉस बीटा। मैंने EP एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा और बीटा एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, और EO2 साइन डेल की जगह मैं लिखता हूं EP साइन बीटा। इस तरह से इन दोनों चीज के लिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे यह इक्वेशन अब बड़ी आसानी से दिखने लगी है। E इज इक्वल टू EP कॉस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस EP साइन बीटा कॉस ओमेगा टी, और इस तरह से यह E इज इक्वल टू EP साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, यह इक्वेशन मुझे दिखने लगती है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके मुझे रिजल्टिंग यह इक्वेशन दिखने लगती, मगर इसमें EP की वैल्यू क्या हो और बीटा की वैल्यू क्या हो, इसे समझने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे tan बीटा दिखने लगेगा। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो मुझे tan बीटा दिखने लगेगा, और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे EP स्क्वायर दिखने लगेगा। यह काम मैं मैकेनिकल वेव्स के केस में करा चुका हूं। अब मैं सिर्फ काम की दो इक्वेशन लिखता हूं। यह पॉइंट लिखा रहने देता हूं, एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस इज x2 माइनस x1 ड्यू टू टू सोर्सेस, फेज डिफरेंस होएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, और सोर्स S1 की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स S2 की वजह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस मैं इधर यह लिख देता हूं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और फिर ये सारी चीज चाप करके मैं कहता हूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वुड बी गिवन बाय EP साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। और इधर tan बीटा वाला एक्सप्रेशन जो लिखा था मैंने, वो कोई काम का नहीं है, कभी भी कहीं पर भी शायद उसको आप इस्तेमाल नहीं लोगे। हमें फेस से कोई खास मतलब नहीं हो जाता tan बीटा वाला, इसलिए अब उसको मैं दोबारा लिख भी नहीं रहा। हां, मुझे वो जो एक्सप्रेशन था ना EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P,
वो एक्सप्रेशन जरूर काम का है, उसको मैं लिख रहा हूं ईपी स्क्वायर इज इक्वल टू ईओ1 स्क्वायर प्लस ईओ2 स्क्वायर प्लस 2 ईओ1 ईओ2 कॉस डेल। यह जरूर काम का, इनफैक्ट बहुत काम का। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है दैट वुड बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब हम कहते हैं पॉइंट पर हमने सोर्स S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरिकली ऐड करा है। सोर्स S1 की वजह से जो इंटेंसिटी है उसको हम I1 कहते हैं एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईओ1 स्क्वायर। सोर्स S1 की वजह से जो इंटेंसिटी है दैट इज I1, जिसको हम कहते हैं ईओ1 स्क्वायर, और सोर्स S2 की वजह से पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है दैट वुड बी I2 एंड दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईओ2 स्क्वायर। और पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईपी स्क्वायर। So I may always write intensity at point P is I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos del। वैसा ही एक्सप्रेशन जो हमने मैकेनिकल वेव्स के केस में लिखा था। अब खास बात, मैकेनिकल वेव्स के केस में एम्पलीट्यूड में सब्सटैंशियल डिफरेंस हो सकता है। इंटेंसिटी I1 और I2 में सब्सटैंशियल डिफरेंस हो सकता है मैकेनिकल वेव्स के केस में। बट इफ यू टॉक अबाउट लाइट वेव्स की यदि अब बात करें ना, तो लाइट वेव्स के केस में ईओ1 और ईओ2 में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। I1 और I2 में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। मैं इधर लिखता हूं फॉर लाइट वेव्स जनरली। अब इधर भी मैं ऑलवेज नहीं लिखा हूं, जनरली ईओ1 is nearly equal to EO2 is nearly equal to EO। लाइट वेव्स के केस में ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स, इसमें कोई बहुत भारी फर्क नहीं आता है। मैकेनिकल वेव्स के केस में तो आता है। जैसा मैंने कहा कि भाई रस्सी को आप बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से इधर हिला रहे हो और सामने कम एम्पलीट्यूड से हिला रहे हैं, तो इधर तो एम्पलीट्यूड में अच्छा खासा फर्क दिखता है। हम कह सकते हैं ईपी स्क्वायर इज इक्वल टू ईओ स्क्वायर प्लस ईओ स्क्वायर प्लस 2 ईओ स्क्वायर कॉस डेल, और ईपी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स EO square into 1 plus cos del, or EP square equal to 4 times EO square cos square del by 2। हम कहते हैं EO square is directly proportional
proportional to intensity of slit. जितनी ज्यादा स्लिट की इंटेंसिटी है उतना ही ज्यादा ईओ स्क्वायर होएगा, एंड ईपी स्क्वायर is directly proportional to intensity at point P. So one can always write intensity at point P is 4 times intensity of slit into cos square of del by 2. A very important expression. इस ईपी स्क्वायर की जगह आईपी लिख दिया, इस ईओ स्क्वायर की जगह 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट लिख दिया. Intensity at any point P is 4 times intensity of slit into cos square of del by 2. अब मैं अभी तक की सारी बातों को जो मैंने बताया उसको बहुत छोटे से मैं समराइज कर देता हूं. हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पर at any point P on the screen, पाथ डिफरेंस होता. स्क्रीन पर किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, जो कि होता है x2 माइनस x1. पाथ डिफरेंस मतलब S1 से पहुंचने वाली वेव और S2 से पहुंचने वाली वेव उस पॉइंट पर, उन दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड में फर्क होता है, उनके द्वारा पाथ ट्रेवल्ड में फर्क होता है, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं डेल्टा एक्स x2 माइनस x1. उस पाथ डिफरेंस के होने से वहां पर फेज डिफरेंस आता है. वह फेज डिफरेंस होता है डेल, एंड दैट फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. और इस फेज डिफरेंस के आ जाने से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है, एंड दैट इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4 times intensity of slit into cos square of del by 2. This is the final summary of the whole article. स्क्रीन पर कोई सा भी पॉइंट यदि हम लेते हैं तो उस स्क्रीन पर कुछ पाथ डिफरेंस फाइनाइट होता है, डिटरमाइन करा जा सकता है, कैलकुलेट करा जा सकता है. उस पाथ डिफरेंस के हिसाब से वहां कुछ फेज डिफरेंस होता है, उसको भी डिटरमाइन करा जा सकता है, कैलकुलेट करा जा सकता है. और उसी फेज डिफरेंस के हिसाब से वहां पर इंटेंसिटी बनती है, अलग अलग इंटेंसिटी बनती है, और वह इंटेंसिटी हम इस तरीके से लिखते हैं. अब if we desire maximum intensity at any point, इस कंडीशन को लिखने के बाद मैं साफ करूंगा और मुझे दोबारा इधर लिखना ही पड़ेगा. पाथ डिफरेंसेस x2 माइनस x1, फेज डिफरेंसेस 2 pi by lambda into delta x, and intensity at point P is 4 times intensity of slit into cos square del by 2. अब
for max intensity at point P, or for bright fringe at point P। यदि मैं किसी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहता हूं, यदि मैं किसी पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज चाहता हूं, तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं कहता हूं cos स्क्वायर डेल बाय 2 मस्ट बी +1। cos स्क्वायर डेल बाय 2 +1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि cos डेल बाय 2 या तो +1 हो या -1 हो, क्योंकि इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इनटू cos स्क्वायर डेल बाय 2। तो cos स्क्वायर डेल बाय 2 की वैल्यू 0 से 1 तक होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें cos स्क्वायर डेल बाय 2 की वैल्यू +1 रखनी होगी, मतलब cos डेल बाय 2 की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। और cos डेल बाय 2 की वैल्यू +1 या -1 होती है जब डेल बाय 2 होता है n पाई, मीन्स जब डेल होता है 2n पाई, मीन्स डेल की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो एंड सो ऑन। और यदि डेल की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हुई तो इधर डेल की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई रख के देख लीजिए। इन दैट केस पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। It means interfering waves must be in same phase। मैं सुपरपोजिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इंटरफेयरिंग कहूंगा, क्योंकि लाइट वेव्स के केस में उसी फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इट मींस इंटरफेरिंग वेव्स must be in same phase। और इस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट, एंड दिस सिचुएशन इज termed as constructive interference। इस सिचुएशन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यदि पॉइंट P पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए या फिर पॉइंट P पर यदि हमें ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो इस कंडीशन के लिए cos स्क्वायर डेल बाय 2 +1 होना चाहिए। तो cos डेल बाय 2 +1 या -1 होना चाहिए, मतलब डेल बाय 2 n पाई होना चाहिए, मतलब डेल 2 n पाई होना चाहिए। इन सारी बातों को बड़े ध्यान से देखें। ऑल्दो कल का लेक्चर यदि अटेंड करा है तो ये सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कल मैकेनिकल वेव्स के बारे में यह सारी बातें बताई थी, दोबारा मैं लाइट वेव्स के केस में बता रहा हूं। वहां पर हर बार सुपरपोजिशन शब्द का इस्तेमाल करा था, यहां पर मैं हर बार इंटरफेरेंस शब्द का इस्तेमाल करूंगा। बात फिर भी वही की वही रहेगी। वहां मैंने इस सिचुएशन को मैथमेटिकली के साथ में ग्राफिकली भी बताया था, यहां पर मैं सिर्फ मैथमेटिकली ही बता रहा हूं।
अब यदि मुझे मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर यदि मैं मिनिमम इंटेंसिटी चाहता हूं या डार्क फ्रिंज चाहता हूं, तो उसके लिए क्या कंडीशन रखी जाए? फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट पी और फॉर डार्क फ्रिंज एट पॉइंट पी, हम कहते हैं इस सिचुएशन के लिए कॉस स्क्वायर डेल बाय टू जीरो होना चाहिए। कॉस डेल बाय टू जीरो, देखिए कॉस स्क्वायर डेल बाय टू, जो इंटेंसिटी एट पॉइंट पे लिखा है मैंने, दैट इज 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इनटू कॉस स्क्वायर डेल बाय टू। 4 कांस्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ स्लिट कांस्टेंट है, 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट, ये टर्म पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो वेरिएशन इंटेंसिटी में हो क्यों रहा है? वेरिएशन इंटेंसिटी में इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस स्क्वायर डेल बाय टू टर्म जो है ना, ये वेरी हो रहा है। कॉस स्क्वायर डेल बाय टू की वैल्यू 0 से +1 तक होती है, 0 से कम नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि कॉस डेल बाय टू की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो कॉस स्क्वायर डेल बाय टू की वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो कॉस स्क्वायर डेल बाय टू ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, मैक्सिमम केस में यह +1 होगा और मिनिमम केस में यह 0 होगा। तो कॉस स्क्वायर डेल बाय टू मिनिमम इंटेंसिटी के लिए 0 कर दिया, कॉस डेल बाय टू 0 हो गया। और कॉस डेल बाय टू 0 तब होता है जब डेल बाय टू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और डेल इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जब डेल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तब वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी और डार्क फ्रिंज बनेगी। हम कहते हैं इसका मतलब डेल की वैल्यू होना चाहिए पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई या फिर 7 पाई एंड सो ऑन। और यदि फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई है तो वहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब वहां पर पाथ डिफरेंस भी होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, और जहां पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, फेज डिफरेंस भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है। हम कहते हैं देयर इज द कंडीशन ऑफ waves in opposite phase. It means interfering waves must be in opposite phase. Interfering waves must be in opposite phase. Opposite phase की जब waves इंटरफियर करेंगी तब वहां यही सिचुएशन बनेगी। और ऐसे केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी 0 एंड दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस सिचुएशन को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका मतलब
जरा देखें, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी इस एक्सप्रेशन से दी जाती है जो कि फेस पर डिपेंड करती है, जो कि पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अब अगले आर्टिकल में हम यह निकालना सीखेंगे कि इस स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप में किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आखिर होता क्या है, कैसा लिखा जा सकता है। एक बात निश्चित है, किसी भी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे आप ऐसे ही सोचिए, ये S1 S2 दो सोर्स है। यदि मैं कोई पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकली बिल्कुल बीच में ले लूं तो S1 से आने वाली वेव भी उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगी जितनी S2 से आने वाली वेव ट्रेवल करेगी। S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव, दोनों वेव के डिस्टेंस ट्रेवल में कोई फर्क नहीं होगा, पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अब जितना ऊपर मैं जाता जाऊंगा तो S1 से आने वाली वेव के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कम होएगा और S2 से आने वाली वेव के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा होगा, तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह से यदि मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे जाने पर S2 से आने वाली वेव का डिस्टेंस कम होगा और S1 से आने वाली वेव का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तब भी एनीवे पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। अब उस पाथ डिफरेंस को कैसे निकाला जाए, ज्योमेट्रिकली हम उस पाथ डिफरेंस को डिटरमाइन करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल के दिन मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट बता दूंगा और कल ही मैं आपको पहली शीट दूंगा जिसे आपको परसों तक जरूर कर लेना है। आज के दिन मैं यहीं तक पढ़ाता हूं, यहीं तक सिखाता हूं। कल के दिन फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।